फर्स्ट क्लास है ये? मतलब कितने लोगों ने ये फर्स्ट टाइम है जो सेशन अटेंड कर रहे हैं? पीयूष यू अटेंडिंग फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. Okay, so Ankit, Shiv, you can like on your video, because ऐसे सही रहता है, अगर वीडियो ऑन रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ किसी के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो पीयूष आप बिगनर हो क्या? बिल्कुल Yes, ma'am. ओके, कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब लोग ही बिगनर ही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नया नहीं होता है, मतलब सब एक समान होता है, बट ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मतलब आप कितना कंसिस्टेंट हो वो मैटर करता है। तो आप डेली प्रैक्टिस करो। आज Yes, मैं ma'am. एथिक्स का बताऊंगी, बट इवन दो हम आंसर राइटिंग तो मतलब डेली प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, चाहे वो एथिक्स हो या कोई GS 1 2 3 कोई भी पेपर हो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, सो ओके मैम स्टार्ट। जैसे मान लीजिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं हम लोगों को टोटल, उसमें जैसे 1-2 अटेम्प्ट में लोगों को पता, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है मैम जनरल के लिए, तो मैम जैसे उसमें 1-2 अटेम्प्ट लग जाता है समझने के लिए कि क्या इश्यूज हैं, तो फिर मैम बाद में क्या इशू होता है कि मतलब 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं और फिर मतलब फिर भी कुछ लोगों का नहीं हो पाता है, कुछ लोगों का हो जाता है, ऐसा तो मैम नहीं है कि 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं समझने के लिए, वो डिपेंड करता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग कितने क्वालिफाई करते हैं। आप अगर लिस्ट देखोगे ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सिलेक्शन होते हैं, वो एज अ एस्पिरेंट हमारे इश्यूज होते हैं कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाते। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, उससे पिछली बार भी दिया था, बट उनका अगली बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है। तो हर स्टेज के अंदर मतलब आपको मेहनत उतनी करनी पड़ती है जितना आप जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। तो अगर जैसे मान लो आपका प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में दिक्कत आने लगती है कि आंसर राइटिंग के अंदर, चलो GS पे थोड़ा इश्यू से हो गया तो एक ऑप्शनल भी साथ में करना होता है, ऑप्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। वो कुछ लोगों को फिर ऐसे में दिक्कत आती है। इनफैक्ट मेंस के टाइम पे भी जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ना, हम उनको पढ़ते नहीं है, लाइक CSAT। जैसे CSAT को नॉर्मली कैजुअल लेते हैं, वैसे उनको भी नहीं करते। तो वहां पे उसमें भी अगर क्वालिफाई नहीं होता है, जैसे मेरे एक फ्रेंड था, ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो उसका एक बार मेंस इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि उसका ये लैंग्वेज पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ था। हम जबकि कोचिंग में बोल रहे थे कि वाला तो हो जाएगा, उसको पढ़ाएंगे भी नहीं, मतलब नहीं, कहते हैं उसमें रेयरली। ऐसा नहीं है। आपको मेंस के 20 दिन पहले तो, आपको 25 दिन पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आप जैसे लेट्स से आप जो भी अपना रीजनल सब्जेक्ट लेते हो, किसी ने उड़िया लिया, किसी ने हिंदी लिया, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट लिया, तो आपको वो सब्जेक्ट आपने लास्ट अपनी 10th में पढ़ा होगा। क्योंकि पर्यायवाची पूछते हैं, विलोम शब्द, अलंकार पूछते हैं, उसके बाद आप नीचे वो पैराग्राफ दे देते हैं, निबंध पूछते हैं, पैसेज पूछते हैं, प्रेस राइटिंग पूछते हैं। तो हमारी हैबिट होती है कि हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो इसलिए मतलब उसको क्वालिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए मतलब आप, हाँ, तो मतलब काफी इश्यूज होते हैं। जैसे किसी के लेट से किसी के मेंस में मार्क्स अच्छे आए, बट उसके पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। फिर मान लो उसका फिर लिस्ट में नाम नहीं आता, जैसे जैसे मेरे मेंस में नहीं अच्छे आए थे, मेरे GS में कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर बाद में कभी प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है किसी का, तो बहुत सारी चीजें होती है। फिर मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप पहला अटेम्प्ट अपना जो भी है, या एक अटेम्प्ट अच्छे से दे दो ना उसको, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से देख लो कि कैसे करते हैं प्रिपरेशन, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब देने लगोगे, तो आपको प्रोसेस समझ आया हुआ होगा। बट इट जस्ट कि आपको अपने आप को रिफाइन करना होगा कि प्रीलिम्स में हम कैसे MCQ सॉल्व करने हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ लोग एलिमिनेशन टेक्निक से आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ ज्यादा लेके आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके 120 130 मार्क्स आ जाते हैं। बहुत, जैसे अभी आप जैसे जाओगे इस हॉस्टल के अंदर, तब आप देखो कि वहां पे बहुत सारे लोगों का मतलब 120 130 मार्क्स आते हैं। मैं भी जब वहां थी तो मुझे भी वैसे ही इन्वायरमेंट मिला था पढ़ने के लिए, तो मेरे भी काफी अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि प्रैक्टिस 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 वहां बहुत होती है। चलो ठीक है, कुछ किसी को और कोई डाउट है? शिव, अंकित, ओमकार और रिमेनिंग। मैम आपने कितना अटेम्प्ट दिया है? मेरे तो सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए अब। मतलब कितना दिया? 5 6? 6 पूरे हो गए मेरे। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। मैम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैमरा खराब है। अच्छा, कोई बात नहीं, बाकी लोग तो कर लो, क्योंकि ऐसे ना
वैसे फील आता है कि सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ, इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी तरीके का डाउट एग्जाम से रिलेटेड या नहीं अदर डाउट? मैम मेरा है एक, मैम ये जब भी मैं कोई आंसर बनाता हूँ तो उसका कंक्लूजन नहीं कर पाता ढंग से। अच्छा, तो देखो कंक्लूजन में एक तो आप देखो जो भी क्वेश्चन होता है ना, कंक्लूजन हमें उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर का कोई इशू आ रहा है कि गवर्नर का इशू चल रहा है, जैसे न्यूज में रहता है गवर्नर काफी, तो गवर्नर के साथ जो टसल चल रही है, तो उसका कंक्लूजन लगभग फिक्स रहता है दिमाग में कि जैसे एआरसी कमीशन लिख दिया, रिपोर्ट लिख दी, एआरसी कमेटी की रिपोर्ट लिख दी, पूची कमीशन लिख दिया, सरकारिया कमीशन लिख दिया, ऐसे। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए, एक तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पे हम छोड़ रहे हैं, एंड कर रहे हैं। प्लस उसने अगर कोई डेवलपमेंट किया है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसका कोई डेवलपमेंट हुआ है प्रेजेंट उसके अंदर, तो उसका एग्जाम्पल, उसका कंक्लूजन लिखना होगा। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, जैसे मौर्यन एम्पायर, जैसे अशोका के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, अशोका एडिक्ट्स के बारे में, तो वो अशोका एज एन एम्पायर उन्होंने एंड में क्या डेवलपमेंट किया, वो हम थोड़ा कंक्लूजन में लिख देंगे। तो कंक्लूजन इस तरीके से होना चाहिए तो क्वेश्चन की डिमांड को भी एड्रेस करे, पॉजिटिव हो। और एथिक्स के अंदर तो आप कंक्लूजन जैसे कोटेशन करके छोड़ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी रिलेटेड कोटेशंस के थ्रू आप आंसर को खत्म कर सकते हो। ओके मैम। आप ट्राई और करो, मैम आपका ये टाइम ही हुआ है आंसर्स लिखे हुए, आप आपका ट्राई करो। ऑप्शनल पेपर क्या था मैम? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। किसी का है हिस्ट्री यहाँ पे? नो मैम, मेरा तो वही PSIR है। अच्छा, ओके सोशियोलॉजी में। ओके ग्रेट। कोई और डाउट है किसी को? ओमकार, शिव, कोई डाउट? यस मैम। यस। एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की क्लासेस की है मैम, बट Okay. राइट नाउ आई एम इन द 4th ईयर ऑफ कॉलेज। तो मेरे से मतलब वो रिवीजन नहीं हो पा रहा है रोज। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइक कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ। लाइक QIQs देखता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आते। और लाइक how to just get that back, और like नोट्स बनाने चाहिए, क्रिस्प नोट्स। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मतलब याद रहे वो चीज? ओमकार, आप फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में देंगे, 2024 में? यस मैम। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो डेली। यस तो आप जैसे ज्योग्राफी में आपने नोट्स बनाए नहीं होंगे अभी, या बनाए हैं? मैम, ज्योग्राफी के नोट्स बने हैं मैम, बट एक्चुअली आफ्टर ज्योग्राफी इकोनॉमिक स्टार्ट हुआ, उसके साथ मैंने ऑप्शनल का बैच चालू किया है। तो अभी मतलब जैसे नियरली 5 to 6 आवर्स मेरा ये लेक्चर में जाता है। फिर कॉलेज का भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है जून तक, तो उस वजह से मेरे नोट्स नहीं बन पाए। अच्छा, ओके। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं, तो वो आप एक दिन ऐसा कीजिए कि 2 दिन कंटिन्यूसली निकालिए और उनको रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो ये कीजिए, जो भी क्लास चल रही है उसके साथ एक बारी। फिर जब वो रिवाइज हो जाएंगे ना, तो हमारा काम है कि ज्योग्राफी को हम मेंटेन कैसे रखें। तो उसके लिए आप उसके PYQ सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते रहिए डेली। जैसे कि आपकी क्लासेस Yes, भी चल रही है, उसके साथ ज्योग्राफी के PYQs। अच्छा, ये सबके लिए है, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट हो रखा हो ना, आपने उसके नोट्स बनाए, 1 दिन या 2 दिन लगा के उसको रिवाइज कर लो। कि जो, क्योंकि नोट्स तो आप लोगों ने ही बनाए अपने, तो उसको रिवाइज कर लो 2 दिन। 8-10 घंटे लगेंगे लगभग उसको रिवाइज करने में। 5-5 घंटे डेली दे दो, क्योंकि नोट्स आपके ही है, तो उसको रिवाइज कर लो। इनिशियली हो सकता है ज्यादा दिन भी लग जाए, 3 से 4 दिन भी लग जाए, तो कोई बात नहीं, 4 ले लो अपना दिन, उसको एक बार रिवाइज कर लो। फिर जब वो रिवाइज हो जाए ना, तो लेट्स से आप अभी अपना GS का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेट्स से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री की अटेंड करो अपना जो भी है, उसके साथ आधे घंटे टाइम निकालो जिसके अंदर PYQ सॉल्व करने हैं आपको उस सब्जेक्ट के, yes ज्योग्राफी ma'am. के, क्योंकि जो कि आपने रिवाइज किया है। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलोगे। और आप जैसे जो भी आपको रिवाइज किया होगा, क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछा जाता है, तो हम मतलब ये मेरे को याद है कि नहीं है। जो याद नहीं आता उसको फिर नोट्स खोल के देख लो कि ये कहाँ लिखा था, और उसमें ऐड ऑन करते रहो अगर नोट्स में वो मिसिंग है तो।
यस मैम। ठीक है। और एक और चीज मैं बता रही थी, हाँ, दिन में ना 1 घंटा मतलब PYQs को और आंसर राइटिंग को दो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है 1 से 1.5 घंटा, आधे घंटे PYQ सॉल्व करो, यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो, और आधे से 1 घंटे के बीच में जिनको भी लिखना है वो लिखो। तो 1.5 घंटे तो आप ऐसे निकालो, 1 से 1.5 घंटे, जिसके अंदर आपको अपने प्रीलिम्स के MCQs पे और आंसर राइटिंग पे फोकस करनी है। क्योंकि अगर ये 1-1.5 घंटे आपको लगेगा कि अरे टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, चाहे वो MCQs और आंसर राइटिंग हो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कंटेंट मतलब कितना भी पढ़ लो, आप हमेशा ही भूलोगे। हमें 2-3 दिन याद रहेगा, उसके बाद हम भूल जाते हैं अगर हम नोट्स भी नहीं बनाते और उनको सिर्फ पढ़ते रहते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको याद आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पढ़ा था इसलिए मेरा सही हो गया। और जब आप क्वेश्चन वापस गलत करोगे या सही करोगे तो आप वापस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तब आपको याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा वहां पे सही हुआ था और गलत हुआ था, ऐसे करके। तो आप 1 से 1.5 घंटा, चाहे बिगनर हो, चाहे 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हो या 2024 में दे रहे हो, 2023 का तो कोई है नहीं यहाँ पे, लोग 1 से 1.5 घंटा वो निकालो जिसमें यू विल बी सॉल्विंग MCQs एज वेल एज आंसर राइटिंग। वो 1 से 1.5 घंटा सफिशियंट है फिलहाल अभी के लिए। ठीक है। ओके यस हाँ, तो आप 1 से 1.5 घंटा वो निकालो। इनफैक्ट ये तो ऐसी हैबिट बन जाती है कि जैसे आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है, घर में मतलब नहीं मूड हो रहा, कहीं बाहर जाने का मन है दोस्तों के साथ, तो जब आप ये सब प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो आप काफी इंजॉयमेंट लगता है पढ़ने में कि चलो ये तो हम कर ही सकते हैं। Hello. हाँ जी। Hi, ma'am. यस शिव। Ma'am, Shiv this side. Ma'am, Yes. as in initial, classes, you have to set that how to approach. You have to make a video for that how to approach current affairs. Current affairs, ma'am. हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं ना वीडियो से Yeah. ज्यादा कि मैं आप लोग के साथ जूम पे शेयर कर दूंगी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। मैं Okay. Okay, मतलब ma'am. So, मैं टाइम निकालती हूँ और मैं Mhm. एक दिन पेपर, उस दिन का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी कि इसको कैसे पढ़ना है, उसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं। so ma'am, I just wanted to give a suggestion, ma'am, please. कि मैम अगर जिस दिन आपको करना हो, सो उसके एक दिन पहले आप बता दीजिए कि मेरे को इस दिन करना है। सो उससे क्या होगा कि उस पेपर को हम लोग भी पढ़ के आएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप तो उसको करेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको है करते ना हैं, मैम? नेक्स्ट वीक करते हैं इसको। मैं बताती ओके हूँ, मैम। बिल्कुल पहले बता दूंगी, सो दैट यू विल ऑल हैव अ एंड न्यूज़पेपर। या मैम, एंड मैम अभी आपने कहा जैसे कि यू हैव टू जस्ट सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस। या सो कैन यू प्लीज टेल मी मैम हाउ मैम, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ tussle is going on between in Manipur, okay ma'am, so there is a imposition of Article 355, right ma'am? ओके, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। Emergency, yeah ma'am, Okay. emergency provision. ओके, So should we have to just basically take a first look on the Lakshmikant about the emergency provisions, or you can say the emergency chapter. पहले उस पे जाएं, उसको पढ़ें, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि हम फिर उसको ऑनलाइन या फिर मतलब कि जो अभी किसी बच्चे ने दिया था टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे और एमसीक्यू के कुछ नोट्स, तो पहले उसमें देखे सर्च करें कि इमरजेंसी पे हमने जो पढ़ा वो क्या क्या उस पे अभी तक आए हैं कुछ ईयर्स के अंदर जो एमसीक्यू उसको सॉल्व करें। ये तरीका अच्छा रहेगा या फिर मैम जो आप सजेस्ट करें? देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग है ना अलग अलग होती है, तो या आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो तो आप इस तरीके से करो। कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़ पढ़ लेते हैं बट बाद में वो करते हैं, मतलब नोट्स बनाते हैं, तो कुछ लोग वैसे भी मैम, पढ़ते हैं। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, न्यूज़पेपर से सवाल नहीं आते कभी भी डायरेक्ट। या ये मैम, कभी, या मैम, मैं बताती हूँ आपको, कभी भी न्यूज़पेपर से डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ गया, मेंस में आ गया। न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट्स बताती हूँ मैं आपको। पहला बेनिफिट होगा आपका सीसैट के अंदर, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज करोगे ना आप, उसके या अंदर मैम, सबसे ज्यादा बेनिफिट होएगा आपको, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाओगे उसका, जो भी आप पढ़ रहे हो आर्टिकल, एडिटोरियल, अगर आप उसका इन्फ्रेंस नहीं निकाल पा रहे हो, उसके अंदर ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्या दे रखा है, तो आप एग्जाम के टाइम में सीसैट में पैसेज कैसे सॉल्व करोगे? पैसेज बहुत आते हैं यूपीएससी के अंदर।
जी मैम। ठीक है, सीसैट के अंदर। जी। और मतलब अभी तो क्वांट इतना वैसा हो गया, एलआर क्वांट ऐसा हो गया कि पता भी नहीं कि सही होंगे कि गलत होंगे। तो मैम न्यूज फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि एक मेथी कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेथी ट्राइब का, वो शेड्यूल ट्राइब्स का वो मांग रहे हैं अपना रिजर्वेशन मणिपुर में, तो उसी के लिए अभी चल रहा है। तो ये आई थिंक द इंडियन एक्सप्रेस में कुछ एक आर्टिकल आया था मैम। सो ओके मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था कि डेट मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू pursue recommendation to grant status to the non-tribal Methi community, ma'am. And the tribal groups call for a tribal solidarity rally on May 3, leading to a large scale, violence. So मैम ऐसे बनाना गुड रहेगा, क्योंकि एक क्या है ना कि जैसे एक एडिटोरियल आता है तो वो बहुत बड़ा होता है. What we have to do is that कि we have to just make a short and crisp essence of that particular editorial. यस, हमें एसेंस निकालना है और उसको लिखना है. दोनों करने होते हैं बट बहुत ही जी. शॉर्ट नोट में। मतलब मैं आपको मैम. बताऊं कैसे करना है। जैसे कोई भी एडिटोरियल है उसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है। जैसे मणिपुर जी टसल मैम. आपने जो बताया है ना, तो उसमें सबसे पहले आपने जी. लिख लिया कि एग्जैक्टली सबसे पहले आप ये देखोगे कि मणिपुर की लोकेशन कहाँ है, मणिपुर ओके कहाँ मैम. मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब मणिपुर में एक फेमस लेक है लोकतक लेक, जी. ठीक है, तो वो फेमस है, ठीक है, हम्म. तो क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी के अंदर। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है वो भी फेमस है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सुना केबुल होना। लेमजो नेशनल पार्क. तो मैम. ये क्वेश्चन दोनों यूपीएससी के हैं। तो मतलब ज्योग्राफी से क्वेश्चन कोई भी आर्टिकल आता है हमें ये देखना होता है कि इसमें से क्या क्या पॉसिबल चीजें बन सकती है। तो मणिपुर में देखा अब ना, अब ये है कि अचानक से मणिपुर न्यूज में क्यों है, क्यों आ गया उस पे आर्टिकल, ये देखना है वाई। ओके. ठीक है, तो ओके वाई में आप मैम. रीजन देखोगे कि वहां पे टसल वसल चल रहा है, तो फिर आप उसके रीजन देखोगे टसल क्यों चल रहा है, वाई रीजन, मतलब व्हाट आर द कॉजेज। फिर वो कॉजेज ओके होंगे, मैम. कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा वहां के लोगों पे, गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवीन किया होगा, वो देखना है। तो हमारा जो पेपर पढ़ने का पर्पस है वो ये है, एक तो पैसेज के लिए और प्लस ये हेल्प करेगा आपको आंसर राइटिंग के अंदर। कभी भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज़पेपर से नहीं आता, क्योंकि मतलब सवाल ही नहीं है ना कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से। इट्स कंप्लीटली बुलशिट। जो लोग बोलते हैं ना कि पेपर में से पेपर पढ़ो, पेपर को याद करना इज हाईली इम्पॉसिबल। ये एस्पिरेंट को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, उनका सीसैट अच्छा हो। इंटरव्यू में जब दोगे तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आंसर दोगे, या फिर आप मेल्स लिखोगे तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्टैटिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, बट न्यूज़पेपर एक हैबिट होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट कि हम उसको पढ़े, क्योंकि हमारी रीडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए तो पढ़ना ही चाहिए पेपर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का पेपर पढ़े, एक जनसत्ता करके पेपर आता है वो क्वाइट गुड, और इंग्लिश वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पेपर पढ़ ले। एंड मैम आई एम बेसिकली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में पर्सन, क्योंकि मेरा कोई ऐसा साइंस में मेरा कुछ था नहीं मैम. सो आई एम बेसिकली वरीड अबाउट सीसैट. सो व्हाट शुड आई मीन टू, क्या करना चाहिए मैम? सीसैट देखो, सीसैट बाद में करना होगा, अभी नहीं करना होगा सीसैट। सीसैट आप एग्जाम से 3-4 महीने पहले कर लो। अभी अगर आपको सीसैट में डर लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, 2015 से लेके 2023 तक जो भी अभी आएगा पेपर। तो अभी पहले वो सॉल्व करो, उसके बाद देखेंगे कि सीसैट को कैसे करना है। सीसैट भी मैं बता दूंगी कैसे करना है, क्योंकि सीसैट इम्पोर्टेंट। जी. और मैम अभी आपने बताया था कुछ कमिटीज एंड रिकमेंडेशन के बारे में, कमीशंस के बारे में, कि किसी ने पूछा था कि कैसे उसको अप्रोच करें कंक्लूजन को. सो मैम आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपसे हो पाए तो मैम प्लीज कि जो कमिटी रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, कि इसको मैम अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह पे स्प्रेड होते हैं. तो अगर आपके पास ऐसे नोट्स हो या फिर कुछ कोई फॉर्म हो तो प्लीज अगर आप हम लोग को प्रोवाइड कर दें तो इससे थोड़ा बेटर रहेगा कि कमिटीज रिकमेंडेशंस को जॉट डाउन करने के लिए. मैंने तो नहीं बनाए थे नोट्स, मैंने भी शायद पढ़ा था या कुछ कुछ विजन के देख, एक आप सर्च कर लेना, मतलब गूगल पे जो भी चीजें चाहिए होती है ना सर्च कर लेना कि सेकंड एआरसी कमीशन रिपोर्ट विजन आईएएस, क्योंकि विजन ये काफी चीजें निकालता रहता है, उसके समरीज और उसके या जीएस स्कोर आईएएस स्कोर करके है वो, ये 2 लोग निकालते रहते हैं। तो आप एक बार उनकी साइट पे सर्च कर सकते हो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम. हाँ, नो प्रॉब्लम। तो चलो एथिक्स का स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता देती हूँ आपको।
जो कि क्या होगा, ताकि मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगी ना तो आप लिख लो, अब मैं देखूं कि कैसे आप लिख रहे हो, आई विल चेक। तो एक तो सबसे पहले आप देखो एथिक्स के अंदर है ना, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस। जीएस में हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, इम्पैक्ट्स लिखते हैं, ये करते हैं, बहुत चीजें करते हैं। एथिक्स इज लाइक कि आप कोई भी टॉपिक, जैसे उनका पहला टॉपिक है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है, तो आप ये कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स जो भी होंगे ना उनके पेपर में, सबसे पहले तो सिलेबस रखो अपने पास एथिक्स का। हम सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन बी केस स्टडीज के लिए हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि पहले मैं देखना चाहती हूँ सेक्शन ए। सेक्शन बी बाद में आएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, समझ आने लगेंगी, तब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए के अंदर यह है कि सबसे पहले तो जो भी कीवर्ड्स है ना उनको गूगल पे सर्च कर लो, अगर मिलता है कुछ तो अपने हिसाब से सबकी डेफिनेशन लिखो। जो भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो ना एथिक्स में, जैसे पहला चैप्टर आपने एप्टीट्यूड एटीट्यूड पढ़ा, उसकी डेफिनेशन लिख लो क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर करंट एग्जांपल्स आप दो मैक्सिमम एग्जांपल्स दो, करंट एग्जांपल भी, मैक्सिमम एग्जांपल भी, कोटेशंस दो। कोटेशंस को जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी जी का, इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। तो आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो आप ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल लो, लाइक टीएन सेशन का, या आपके एरिया में किसी आईएएस ऑफिसर ने या किसी बीडीओ ने या किसी भी ऑफिसर ने कोई अच्छा काम किया हो गवर्नेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आप उसका एग्जांपल भी दे सकते हो। जैसे कि लैंड माइनिंग के इश्यूज होते रहते हैं, तो गोवा के आईएएस वगैरह के एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सैंड माफिया का मैं दुर्गा शक्ति नागपाल जी, उनका एग्जांपल आ जाता है। तो आप इस तरीके से ब्यूरोक्रेट की एग्जांपल दो। कंपैशन का एग्जाम, कंपैशन में देना होगा तो आप मतलब कंपैशन के अंदर आप जैसे कि किसी हिस्टोरियन का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। और किसी अग्रेसिव के अंदर अगर अग्रेशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप हिटलर का एग्जांपल दे सकते हो। तो आप हिस्टोरिकल एग्जांपल से भी कनेक्ट करो। वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दे सकते हो। पीस और नॉन वायलेंस का आएगा तो आप जैनिज्म का भी एग्जांपल दे सकते हो, लॉर्ड महावीरा का एग्जांपल दे सकते हो, बुद्धिज्म के एग्जांपल्स दे सकते हो। तो इसके अंदर आप लोगों को एग्जांपल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम दे रहे हैं कि जितने एग्जांपल्स दोगे उतना सही रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ एग्जांपल दे दिए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि कोटेशंस आते हैं एग्जाम में, इसके अंदर हम कोटेशन पे बाद में चलेंगे, पहले हम सेक्शन ए के अंदर डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज एटीट्यूड एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो सबसे पहले आप एटीट्यूड डिफाइन करोगे, उसके बाद वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है सिविल सर्वेंट की, वो उसके आप एक्सप्लेन करोगे उसके पॉइंट्स कि एटीट्यूड की वजह से क्या क्या पॉजिटिव चीजें होती है गुड एटीट्यूड से। स्वच्छ भारत मिशन एक इसका एग्जांपल है, बिहेवियरल चेंज जिसको बोला जाता है। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस हाइजीन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको एथिक्स सेक्शन ए के अंदर देने होंगे, कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर जो भी नोट्स पढ़े या आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि वो नोट्स अच्छे हैं तो कर सकते हो। बाकी मेरे पर्सनली मुझे पूछो तो एक लुकमान के बहुत अच्छे चलते हैं नोट्स, और एक अतुल गर्ग के सर के भी बहुत अच्छे चलते हैं नोट्स। मैंने वो देखे थे, मुझे सर के नोट्स सही लगे थे अतुल गर्ग सर के। मैंने भी अपने टाइम में उनका काफी 2-3 बार मटेरियल रेफर किया हुआ है। ये मार्केट में ज्यादा नोट्स चल रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हो, क्योंकि सबके सोर्सेज अलग अलग है पढ़ने के। तो इसके अंदर आपको मतलब अपने जैसे अब एक सेंसिटिविटी का एग्जांपल आ जाता है। आप लोगों में से जो भी दिल्ली हो, अगर कोई दिल्ली आया हो तो किसी ने मेट्रो स्टेशन में अगर ट्रेवल किया हो तो आप देखोगे कि जब मेट्रो का गेट खोलते हैं एक लड़की जो है वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी रहती है। किसी ने अगर नोटिस किया हो, किसी ने अगर देखा हो तो वाई आप मैंने एक सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आया था, मैंने वो एग्जांपल यूज किया था कि वो लड़की बहुत सारे सिंबल्स मतलब एक्सप्लेन कर रही है कि सबसे पहले एक तो सेंसिटिविटी ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है वो, कि लड़की है सेंसिटिव, छोटी है, गर्ल है तो सेंसिटिव, वो आपको हाथ जोड़ के नमस्ते भी कर रही है। तो मतलब डोंट रश, डोंट मेक अ टर्बुलेंस अमंग योरसेल्फ इन द मेट्रो, बिहेव लाइक इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये एग्जांपल मैंने आई रिमेम्बर कि मैंने काफी टाइम पहले जब मेंस लिखा था तब मैंने इसके अंदर एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो आप आपसे रिलेटेड कोई भी चीज हो, गवर्नमेंट पॉलिसी भी डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है वो तंबाकू छोड़ने के लिए ई सिगरेट पे रोक लगा रहा है, या प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक खत्म कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो आप इसके एग्जांपल भी लिख सकते हो एटीट्यूड के अंदर कि गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक को एंड करना, स्वच्छ भारत मिशन करना,
make in India to encourage inclusive growth, to encourage entrepreneurship among the youth. तो आप ये सब चीजें जो है वो एग्जाम्पल्स यूज करो। तो आप जब और इसके अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ का सिस्टम नहीं है, इसके अंदर आप लिखो, बट आप कोशिश करो कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखो, और आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ऐसे प्रिफर किया जाता है कि आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिख के छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो। जैसे एटीट्यूड की डेफिनेशन लिख दी फिर नए पैराग्राफ से, और पैराग्राफ के बीच में इंटरलिंकेजेस होना चाहिए। तो एक ये 3-4 चीजें हैं कि आप इसमें मैक्सिमम एग्जांपल यूज करो। सिर्फ एग्जांपल नहीं, वो एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है एग्जांपल के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड के अंदर हो उसका एग्जांपल लिखो और उसी के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो ये वाली चीजें जो है वो आपकी एथिक्स के अंदर यूजफुल होंगी। ठीक है, उसके बाद यही है सेक्शन ए में, तो मोस्ट बेसिकली यही है। बाकी मैं जब आप लोगों के आंसर्स देखूंगी ना, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, कल तक दे देती हूँ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन। तो जब मैं आपके आंसर्स देखूंगी तब मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से आप लोग ले पा रहे हो। तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को सोल्यूशन इसका बताऊंगी कि कैसे करना है। और फिलहाल तो यही है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग से तो मेंशन नहीं है। सेक्शन ए के अंदर आएगा आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड आई थिंक यही एप्टीट्यूड। हाँ, और सेक्शन बी जो आएगा वो केस स्टडी आता है। केस स्टडी आप चाहो तो 2022 का यूपीएससी का पेपर देख लो GS4 में, क्या आपको पता चल जाएगा कैसे आता है। सेक्शन ए में आएगा वो, और सेक्शन बी में आएगा केस स्टडीज आती है सेक्शन बी के अंदर। तो मैम जैसे सिलेबस में ये जो लास्ट में देखो केस स्टडीज लिखा होगा, लास्ट 8 एकदम बुलेट पॉइंट। अच्छा, ओके, क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट। या तो ये केस स्टडीज आएंगी, काफी बड़ी बड़ी केस स्टडीज आती है, उनके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे बताऊंगी तो आप लोग को काफी फियरफुल हो जाओगे। अभी आप थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें करो पहले, उसका भी टाइम आएगा, वो भी मैं आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी कभी ना कभी जरूर शेयर करूंगी, बट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स के बाद। अभी आप सेक्शन ए पे फोकस करो। तो उसके अंदर जैसे आपको पढ़ना कुछ नहीं है अभी फिलहाल, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो लिखो, नहीं आती तो आप अपने मन से सोचो कि क्या मतलब होगा, इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, नॉन वायलेंस का क्या मतलब हो सकता है। नॉन वायलेंस का अगर नहीं है तो डेफिनेशन देख लो, चलो अपने इंटरनेट से डेफिनेशन देख ली, वो डेफिनेशन आप लिख के देख के लिख लो, ठीक है। लेकिन उसके एग्जाम्पल्स तो आप खुद सोच सकते हो ना। नॉन वायलेंस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एटीट्यूड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, वो कैसे हार्म कर सकता है डेवलपमेंट को, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो ये सारा आप एग्जांपल मन से सोचो, और जो भी आप पढ़ रहे हो, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कोई भी आंसर होते हैं उसके 5-6 पर्सपेक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, फिर आप लोगों को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी बताया था। अब ये आपको एथिक्स एस्पेक्ट भी देखना है कोई भी आंसर के अंदर, कि होता है कि नहीं होता, जबरदस्ती नहीं घुसाना है, लेकिन थोड़ा ये देखना है कि एथिक्स एस्पेक्ट भी होता है क्या। तो आप इसके अंदर जैसे ऐसे भी जब आप लिखोगे कोई भी ऐसे, तो आप उसके अंदर एथिक्स एस्पेक्ट भी डालोगे कि एथिक्स एस्पेक्ट है कि नहीं। और फिलोसफिकल ऐसे पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, फिलोसफिकल ऐसे भी आते हैं, तो कोटेशन दे देंगे एथिक्स से रिलेटेड और आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एथिक्स इस तरीके से जरूरी है, कंपैशन, इंटेग्रिटी, ये सारे कीवर्ड जो है वो आप गवर्नेंस के अंदर भी डाल सकते हो, और इकोनॉमिक्स में भी डाल सकते हो, सोसाइटी में तो 110% डाल सकते हो। इंडियन सोसाइटी के एग्जांपल आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म का एग्जांपल आप नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो, इवन रीजनलिज्म का आप एग्जांपल यूज कर सकते हो। लेट्स से हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था, नहीं डिस्कस नहीं किया था मैं उसका मॉडल आंसर, अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई, वो जेंडर वाला, वुमेन का रोल इन टेक्नोलॉजी वाला, तो उसको आप वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर डाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो रोल ऑफ वुमेन इन बायोटेक्नोलॉजी, रोल ऑफ वुमेन इन लाइक डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो एथिक्स के अंदर। तो एथिक्स में आपको मतलब उस तरीके से सोचना होगा कि हम एग्जांपल्स किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तरुण, आप हिंदी मीडियम से हो ना, आप भी लिखना, मैं क्वेश्चन दूंगी और सबमिट करना मुझे, मैं देखती हूँ कि क्या रहता है आपका।
ओके, कोई डाउट है? क्योंकि 5 मिनट है, उसके बाद मीटिंग विल Okay, क्लोज। ma'am. Okay. तो मैं आपको कल सुबह क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन करो, मैं आपको 1-2 दिन में चेक करके दे देती हूँ उनको। उसके बाद हम 1-2 दिन के बाद फर्स्ट सेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैम एक लास्ट में क्वेश्चन है मैम, हाँ आई जी। डोंट नो शायद थोड़ा आई डोंट नो शायद फनी होगा और कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट नो मैम, is there sufficient time we have to crack this exam of around, I mean we have around 11 to 12 months, right ma'am, for 2024 2024 के लिए मैम, 2024 के लिए आई थिंक हम लोग के पास 11 to 12 मंथ्स है मैम, है ना मैम, क्योंकि अगले साल हो सकता है मई या जून में ही हो एग्जाम। हाँ हाँ, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आएगा उसका हाँ नोटिफिकेशन। तो वो तो मैम आएगा, बाद में आएगा, तो मैम इट इज आई मीन इनफ टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर एग्जाम मैम, क्रैक क्योंकि किया इसी जा टाइम सकता नहीं है है कि तो मैं भी हाँ एग्जाम क्रैक कर चुकी होती। सिंस मैंने या भी एग्जाम क्रैक नहीं किया है, तो मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम क्रैक कैसे किया जाता है। बट इट जस्ट कि हमें मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, निष्काम कर्म वाला, गीता में भी लिखा है ये निष्काम कर्म। तो ये आप एथिक्स पर में भी मैम करते हो। पर मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई काम करते हो, अगर किसी चीज को चाहते हो या फिर पाना चाहते हो, तो आप काम ही उसी लिए करते हो क्योंकि उस चीज को चाहते हो, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर उस चीज को काम करने से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। कुछ लोग को एक बार ही अटेम्प्ट देना होता है सिर्फ ट्राई के लिए, कुछ लोग को 6 बार देने होते हैं कि नहीं हमें तो बनना ही है। तो इसके बीच में भी होता है, मतलब सिर्फ ये और ये ही नहीं होता है, इसके बीच में भी बहुत चीज है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट तो जो बने हैं उनको भी नहीं पता था कि उनका हो जाएगा, और जो नहीं बने उनको भी नहीं पता था कि या उनका मैम कभी नहीं ऑब्वियसली होगा। मैम, हेलो। या मैम ऑब्वियसली मैम, आप सही कह रहे हो। या तो इट्स लाइक मतलब कैसे बताऊं, कितने सारे लोग पार्टिस मतलब एग्जाम देने बैठते हैं, आप खुद देखो, और लास्ट में कितनी सीट्स होती है आप खुद देखो, और सीट्स में भी कितने लोगों को आईएएस मिलता है या उनकी पहली प्रेफरेंस वाला मिलता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, बट अपने आप को ना डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर आपने प्रिपेयर करने के लिए आप सिंसियरली तैयार हो और मैं आपसे एक चीज मेहनत मैम करनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट। मैं आपसे मैं एक चीज बताऊं, मैं अपनी बात, हाँ जी इफ यू बताइए, अलाउ जल्दी मैम। बताइए, क्योंकि 3 मिनट रहे हैं सिर्फ। ओके मैम, क्या है कि आई मीन आई जस्ट बेसिकली पास आउट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके ओके। सो मुझे क्या था कि बहुत क्लियर था कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, एंड अच्छे नंबरों से नहीं, टॉप करना है। गुड। सो आई वर्क हार्ड, क्योंकि मैंने आई मीन ऑनर्स किया है, सो मुझे टॉप करना था एनी हाउ। तो अब उसमें क्या है कि कुछ कर तो सकते नहीं, वो पढ़ाई अपने पास एक चीज़ है, जरिया है। मैंने मेहनत किया, और उस समय क्या है, कोविड चल रहा था, तो उस समय क्या है कि मैम जो क्वेश्चन आंसर आ रहे थे वो फिर फॉर्मेट में आए थे, वो आई मीन टिक एंड करेक्ट वाले मैम, 70 क्वेश्चन आते थे मैम, तो वो वाले होते थे। तो उसमें क्या है कि 70 में 70 नंबर का होता था, और अगर वो आपने क्रैक कर लिया 30 नंबर का, तो आपका वो इंटरनल वाला होता था। तो इंटरनल में मुझे यस। मैम अराउंड 29-30 में से मिल जाते थे, क्योंकि एक नंबर वो पता नहीं क्यों काटते थे, अब आई डोंट नो। लेकिन अब मुझे था कि मुझे 70 में 70 लाने हैं एनी हाउ, तीन पेपर होते हैं एनी हाउ। अब मुझे नहीं पता था, पर मैंने मेहनत किया मैम, एंड जब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो लकली आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन एवरी सब्जेक्ट। गुड तो गुड। मैम या मैम, सो मैम वो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि इफ यू जस्ट थिंक फॉर समवन समथिंग, तो वो शाहरुख खान का डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश कर देती है। ऑलकेमिस्ट बुक का भी डायलॉग है, इफ यू वांट समथिंग द होल वर्ल्ड कंस्पायर यू टू अचीव इट। या मैम, ठीक है। सो मैम बस मैं आपसे यही थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ, और मैम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए, अब आप कर ही रही हैं, तो आपका गाइडेंस मिलता रहेगा, तो आई थिंक वी शुड, आई मीन वी ऑल आर मेक बेटर थिंग इन आवर लाइफ।
मैं बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ, मैं अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, बाकी तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसलिए मैंने आज वो कोटेशन भी भेजा था आपको मॉर्निंग के अंदर, जो कल मैच हुआ था उसका। तो या मैम, मैम एनीवेज, मैच में देखता नहीं हूँ मैम, मुझे तो थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आता है। ओके मेरे को शिव, भी मैम मैं समझ आपसे में नहीं आया करूंगी, क्या था। शिव मैं आपसे बात करूंगी। दूसरे स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, मतलब हम सेशन खत्म करते हैं क्योंकि एनीवे ये क्लोज होने वाला है अब, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैम, ठीक है। कोई तो बात हम नहीं। मिलते हैं कल, मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ मॉर्निंग में, और हम 2 दिन के बाद फिर मिलते हैं वापस, तब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए एंड गुड नाइट, बाय। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। Good night, ma'am. Bye. Thank you, ma'am, for this. थैंक यू मैम।